अयोध्या से एक बहुत ही खतरनाक बयान आया है। जो वहां के साधु संत और धर्म गुरु हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो पॉक्सो एक्ट है, यानी जो हम्म। नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचार को बहुत सख्ती से दंडित करता है, वो जो कानून है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए या उसको निष्प्रभावी बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके चलते लोगों के ऊपर बहुत गलत आरोप लग रहे हैं, लोगों को बहुत मतलब परेशान किया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए किया जा रहा हो सकता है, लेकिन जो मेरा मानना है और उनका खुद का मानना है, कभी भी इन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया है, कभी भी इन्होंने संविधान की तारीफ नहीं की। अब कहते हैं क्योंकि संविधान पर शपथ हाथ रख के शपथ लेनी पड़ती है, वरना ये मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन इनकी जो विचारधारा है और इनके जो इनको जो कंट्रोल करने वाली ताकत है आरएसएस की, उसने कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया, हमेशा मनुस्मृति की ही वाहवाही की और कहा कि हमारी कानून व्यवस्था उस पर आधारित होनी चाहिए। मतलब ये जो बेटी बचाओ वगैरह वगैरह का नारा है, इसके ठीक उलट ये 21 और 20 के बीच में 15% इसमें इजाफा हुआ है, बढ़त हुई है। जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसपे उन्होंने कहा है कि हिंसा के हर क्षेत्र में डाउरी डेथ को छोड़ करके हिंसा बढ़ी है 2014 और 2023 के बीच में। अगर जी। आप यूपी बिहार मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, जहां भी बलात्कार होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो लड़की या वो महिला कहती है मैं शौच के लिए घर से बाहर गई थी और मुझे हम्म। लोगों ने दबोच लिया। अगर उनके घर में मोदी जी ने शौचालय वास्तव में बनाया है, तो उनको शौच के लिए गांव के अपने घर के बाहर खेत में क्यों जाना पड़ता है? 9 साल मोदी सरकार, क्या है महिलाओं का हाल। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस एपिसोड में ये पूरा महिला केंद्रित एपिसोड है कि बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। जब 14 में चुनाव लड़ रहे थे मोदी साहब, तो नारा था कि अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेटेस्ट है, ब्रिजभूषण शरण सिंह फ्री घूम रहे हैं और लड़की पहलवान जो कि देश के लिए मेडल लाती हैं, अपना मेडल पाने हरिद्वार चली। नेशनल क्राइम ब्यूरो, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं। क्या है आंकड़े, क्या कह रहे हैं, महिला कितना सुरक्षित हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया संसद के इनाग्रेशन में। तमाम ऐसे पहलू हैं। समीक्षा होगी पिछले 9 साल में महिलाओं की स्थिति पर। और इस एपिसोड में खास मेहमान है, लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं, सुभाषनी अली जी हैं, उनसे हम जानेंगे। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सीपीएम पोलित ब्यूरो की मेंबर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम डिफरेंट इश्यूज पर मुखर होकर अपनी बात रखती हैं। पूरी समीक्षा सुभाषनी जी के साथ। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है मैम जी। धन्यवाद, धन्यवाद बुलाने का। चलिए, आप ही का फ्लोर है, आप बोलिए क्या है। आप लोग तो महिलाओं के लिए इतना मोदी जी सब क्या क्या कर दिए। ऐसा है कि जब महिलाओं के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में बातचीत होती है, तो अक्सर लोग जो उनका उत्पीड़न हो रहा है या जो महिला हिंसा के आंकड़े हैं, उन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उन पर भी हम लोग जी। आएंगे, वो बहुत जरूरी है। हम्म। लेकिन महिलाओं का जो उत्पीड़न है या उनके ऊपर जो हमले हैं, उनकी जो स्थिति खराब होती जा रही है, उसके कई और भी पहलू हैं। और इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, जैसे जयति घोष हैं, जैसे अ, मिस देश पांडे हैं, उन्होंने ये बताया है कि महिलाओं की नौकरियां तो बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि अ, रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की गिनती बहुत कम हो गई है। मतलब दूसरे देशों की तुलना में भी हमारे देश में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है या जो महिलाओं की शिरकत है रोजगार के क्षेत्र में, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। और जो बहुत चिंताजनक बात है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का जो की जो शिरकत थी, वो
मतलब बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक ठाक थी, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा घट गई है। तो इसके पीछे जो पूरी अर्थव्यवस्था में गहरा संकट है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो सरकार को रोजगार देने के लिए नीतियां निर्धारित करनी चाहिए वो उसका उल्टा ही कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो पब्लिक सेक्टर के साथ हो रहा है, नौकरियां बढ़ाने के बजाय जो पब्लिक सेक्टर उसको बेचा जा रहा है, उसको मोनेटाइज किया जा रहा है, तो वहां तो अब कोई भी नौकरी के लिए मतलब उम्मीद ही लोगों ने छोड़ दी है। फिर सरकारी नौकरियों में भी लाखों रिक्त स्थान पड़े हुए, उनको भरने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर जो आपका पेशा है, पढ़ाने का पेशा, ये एक बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र था महिलाओं के लिए, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक। लेकिन आप तो खुद जानते हैं कि इस क्षेत्र को तो पूरी तरह से हमारी सरकार जैसे कि अपना दुश्मन मान करके या अपने दुश्मनों का गढ़ मान करके उस पर हमला कर रही है। और मतलब हायर एजुकेशन में जो उच्च शिक्षा है, उसमें जो यूनिवर्सिटीज को या हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी, ग्रांट मिलती थी, अब वो सब एक तरह से खत्म हो गई है। अब वो लोन दे रही है। अब उन यूनिवर्सिटीज को, उन कॉलेजेस को अपने संसाधन खुद जुटाने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि लोगों की नौकरी ले लेते हैं, और उसके साथ साथ जहां पर स्थायी नौकरी की जरूरत है या स्थायी शिक्षक की जरूरत है या शिक्षिका की जरूरत है, उसको वो अस्थायी बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बना देते हैं। और निश्चित रूप से वहां भी अब महिलाओं के लिए जगहें बहुत कम हो रही हैं। आपका दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा एक उदाहरण है, जहां अभी एक बड़ी त्रासदी भी हुई थी कि हमारे एक जो नौजवान शिक्षक थे उन्होंने आत्महत्या कर दी, क्योंकि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी वो भी उनसे छीन ली गई। तो ये जो एक बड़ा क्षेत्र था यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक, वहां अगर हम देखें तो एक तरफ तो सरकार निजीकरण की तरफ इस पूरे क्षेत्र को डाल रही है। जब ये निजी हाथों में जाएगा तो किस तरह की नौकरी लोगों को मिलेगी, क्या उनको वेतन मिलेगा, वगैरह वगैरह बड़े सवाल हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अगर पूरा उत्तर भारत हम देखें, मेरे ख्याल से अगर हम केरला और तमिलनाडु को छोड़ दें, तो हर जगह सरकारी स्कूल जो बच्चों के लिए हैं, प्राइमरी और माध्यमिक, उनको बंद किया जा रहा है। दो दो तीन तीन स्कूल, चार चार स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, ये कह करके बच्चे कम हैं। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी बेटियों को दूर भेजना नहीं चाहते क्योंकि वो असुरक्षित है। तो दो बातें होंगी, एक तो ये स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो टीचरों की भर्ती होगी वो खत्म हो जाएगी। और जहां पहले भी हम देखते थे कि एक एक स्कूल में एक ही टीचर चार चार पांच पांच कक्षाएं पढ़ाती थी, अब वो उससे भी ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। और इसके साथ साथ जैसे जो मध्याह्न का जो भोजन है, वो भोजन बनाने वाली जो अ, अ, मतलब भोजन माता, रसोइया हैं, उनकी भी भोजन संख्या कम माता। होगी। तमाम हम्म। ये सारी चीजें जो शिक्षा से जुड़ी हुई नौकरियां हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और इसमें यह भी हो रहा है कि लड़कियों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। जैसे कि ये तो कोरोना टाइम में शुरू हुआ था, जब ये ऑनलाइन शिक्षा हुई, तो घर में अगर एक स्मार्टफोन है तो जो पढ़ने वाली लड़की है उसका नंबर तो सबसे आखिर में आएगा, तो वो लड़कियों को हटा दिया गया। घरों में माँ के ऊपर बोझा बढ़ गया, तो लड़की के ऊपर वो बोझा डाल दिया गया। तो कोरोना से ही ये क्रम चला है, लड़कियों को शिक्षा से हटाने का, स्कूलों से हटाने का। और एक और भयानक बात हुई है, और वो है कि कम उम्र में लड़कियों की शादियां करने का। अब जब कोरोना चल रहा था तो कुछ लोगों ने बड़ा अजीब कहा कि चूंकि हम लोग को बहुत कम लोगों को ही बुलाने की अनुमति है, तो हमारा बहुत खर्चा बच रहा है, तो हमने सोचा लड़के की शादी कर डालो, इसको निपटा दो, सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन यही बात नहीं है। उसके बाद जो लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों का रोजगार खत्म हो गया, जो घर के कमाने वाले लोग थे, उसका असर लड़कियों के ऊपर भी पड़ा कि उनकी जल्दी जल्दी कम उम्र में शादी होने लगी। इसके बहुत सारे आंकड़े मौजूद हैं। और कई कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार के कुछ हिस्से हैं, वहां देखा ये जा रहा है कि जो 18 साल से कम की
उम्र में शादियां हो रही हैं, उनमें मतलब 18%, 20%, 25% बढ़ोतरी हुई है। अब बहुत से लोग कहते हैं मुसलमान अपनी लड़कियों की शादियां जल्दी करते हैं, वो कहते हैं कि उनके धर्म में इसकी अनुमति है। तो ये लोग थोड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जो उनका मुस्लिम विरोध है वो उनको बहुत अंधा बना देता है। उनको ये देखना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बच्चियों की भी शादी बहुत जल्दी होने लगी है पूरे हिंदुस्तान में कई इलाकों में। और अभी तो मैंने देखा कि राजस्थान पर एक रिपोर्ट छपी थी कि मतलब गर्भ में ही लड़कियों की शादियां की जा रही हैं। जो वो पुरानी प्रथा थी, वो अक्षय तीज का एक त्योहार है जब हजारों बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। वो राजस्थान में उस पर पहले थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश की गई थी, फिर वो बंद हो गया उसके खिलाफ प्रचार करना। और आज ऐसा बताया जा रहा है कि कई कई गांव ऐसे हैं जहां 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में मतलब बच्ची की शादी कर दी जा रही है। तो ये भी एक महिला अधिकार पर भी हमला है और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी हमला है और देश की अगली नस्ल पर भी हमला है। ये बहुत खतरनाक बातें हैं। दूसरी तरफ जो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये गर्भपात कर दिया जाता है, महिला मतलब फीमेल फीटस का भ्रूण हत्या होती है। तो इस पर कुछ तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि नियंत्रण हुआ है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक वो कहते हैं 90 लाख महिलाओं की संख्या कम हो गई है। मतलब 90 लाख लड़कियां गायब हो गई हैं, अदृश्य हैं, क्योंकि उनको उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई है। तो ये सारी चीजें हैं। जब हम लोग बात करते हैं महिलाओं पर हमले की, तो इन चीजों को हम लोग भूल जाते हैं या उनको देखते नहीं हैं। वो इस सरकार में ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रियाएं बहुत बढ़ी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हिंसा के क्षेत्र में, तो अच्छा, एक बात मैं रोजगार के बारे में बताऊंगी कि ग्रामीण गरीबों को, खास तौर से महिलाओं को, एक ही स्रोत था रोजगार का, वो था मनरेगा। इस सरकार ने मनरेगा पर जो खर्च है वो आधा कर दिया है। इसका मतलब है जो पुराना उनका बकाया है वो भी उनको नहीं मिलेगा, यानी वो भूखी मर रही हैं। और अब काम तो बहुत कम हो गया है और उन्होंने उनको ये आदेश दिया है कि आपको काम पर आने के समय ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, और जब आप काम खत्म करती हैं तो आपको फिर से लॉगिन करके आप काम से जा रहे हैं ये भी आपको वहां पर दर्ज करना होगा। अब आप और हम यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। इस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, इसमें भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क बिल्कुल चलता नहीं है। तो यूपी और बिहार, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है नेटवर्क की, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन महिलाओं के पास कौन से फोन है? क्या उनके पास ऐसा फोन है भी जिससे वो ऑनलाइन जाकर के लॉगिन कर सकती हैं? बहुतों के पास नहीं होगा। जो 200 रुपए के लिए, 105 रुपए के लिए दहाड़ी पर काम करती हैं, उनके पास इस तरह के फोन्स नहीं होंगे। और अगर है भी फोन तो वहां नेटवर्क नहीं है। तो अगर वो लॉग इन नहीं करेंगी तो उस दिन की दहाड़ी भी उनकी गई। इस पर बहुत काफी हल्ला भी मच रहा है। केरला जैसी जगहों पर इसकी जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। लेकिन ये सब सरकार के तौर तरीके हैं महिलाओं से रोजगार छीनने का, और इसमें भी अपने खर्च में कटौती करने का, अपने पैसों को बचाने का। ये कमाल की सरकार है। फिर अगर आप देखें जो राशन की व्यवस्था है, पूरे देश में डंका पीट रही है सरकार, 5 किलो हमने मुफ्त में दे दिया, 5 किलो हमने मुफ्त में दे दिया। लेकिन जो किया है अभी इस बजट के बाद वो भी तो हमें समझना चाहिए। उन्होंने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पर 1/3 खर्चा काट दिया है, बजट काट दिया है। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो ये 5 किलो देते हैं वो तो कहते हैं हम नवंबर तक देंगे। हम नवंबर में 3-4 महीने ही रह गए। लेकिन बाकी जो राशन की दुकानों से सस्ते दामों पर लोगों को राशन मिलता था, उसकी मात्रा उन्होंने खत्म कर, उसका मात्रा उन्होंने जितने लोगों को मिलता था वो तो घटा दिए, और कहीं कहीं तो बिल्कुल खत्म भी कर दिया है। मतलब एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से लूटना, ये इस सरकार का काम है। तो जो भूखे लोग हैं उनकी भूख को किस हद तक ये सरकार बढ़ा रही है, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। फिर जी
भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं, करोड़ों की संख्या में कैंसिल हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अभी तक फिगर थी कि 96 लाख राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। वो संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने इनके नारे हैं, जितने इनके दावे हैं, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर जो बोझ है, महिलाओं की जो मुसीबतें हैं, वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब अगर हम देखें कि हिंसा में क्या हो रहा है, तो जो सरकारी आंकड़े हैं, जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसपे उन्होंने कहा है कि हिंसा के हर क्षेत्र में डाउरी डेथ को छोड़ करके हिंसा बढ़ी है 2014 और 2023 के बीच में। अब अगर आप, ये आंकड़े तो सार्वजनिक हैं, लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेप का आंकड़ा देखें, अगर आप असॉल्ट का आंकड़ा देखें, तो मैं कुछ बता भी सकती हूँ। रिपोर्टेड इंसिडेंट्स मतलब जो पंजीकृत अपराध के वो हैं, घटनाएं हैं, वो 2021 में 2020 के मुकाबले 15.3% बढ़ी हैं। मतलब ये जो बेटी बचाओ वगैरह वगैरह का नारा है, इसके ठीक उलट ये 21 और 20 के बीच में 15% इसमें इजाफा हुआ है, बढ़त हुई है। तो इतना ही नहीं, ये तो इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस है, रेप में भी। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि रेप को जब हम देखते हैं, या जो महिलाओं पर होने वाली हिंसा हम देखते हैं, तो इसमें जो जिस तरह की हिंसा हो रही है, वो एकदम मतलब ऐसी है कि उसके बारे में कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। और जो दलितों के ऊपर और दलित महिलाओं और दलित बच्चियों के ऊपर हिंसा हो रही है, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा, आपके जो सुन रहे हैं वो भी कहेंगे, क्या इसके पहले महिलाओं पर हिंसा नहीं होती थी? क्या इससे पहले महिलाओं को की सुरक्षा बहुत अच्छी थी क्या? ये बात सही है कि हर क्षेत्र में, अभी जैसे मैंने कहा, हर क्षेत्र में बढ़त है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि पहले महिलाओं पर हिंसा नहीं हो रही थी, या उनकी हालत बहुत अच्छी थी, उनकी बेरोजगारी भी थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन एक बात बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, और मैं चाहूंगी कि उस पर लोग थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी थोड़ी सी चिंता उनको होनी चाहिए। और वो क्या है कि इसके पहले जो सरकारें थी, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस, मैं नहीं कहती हूँ कि महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थी। हाँ, वो भी केसेस में दिलचस्पी इतना नहीं लेते थे, जो कन्विक्शन रेट था वो बहुत अच्छा नहीं था, ये सारी बातें हैं। लेकिन समूची सरकार खड़े होकर के महिलाओं पर हिंसा करने वालों की सुरक्षा में नहीं दिखाई देती थी। एक बात ये बहुत, मैं समझती हूँ, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि जो इसके पहले की सरकारें थी, वो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा संविधान के प्रति निष्ठावान थी। मतलब वो कहती थी भाई हम संविधान को मानते हैं, और चूंकि उनका कहना था कि वो संविधान को मानते हैं, तो इसलिए उनको संविधान की सुरक्षा में कुछ कदम भी उठाने पड़ते थे। उसी पीरियड में ये सारे कानून बने हैं। जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट है, ये 2014 से पहले बना है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो उसके पहले बना है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस का एक्ट है, वो इसके पहले बना है। जो ये जो केस हुआ था निर्भया का, उसके बाद जो रेप लॉज वगैरह और ज्यादा सख्त हुई, और उसके बाद फिर पॉक्सो एक्ट भी बना, ये सब 2014 से पहले की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो सरकारें बहुत संवेदनशील नहीं थी महिलाओं के प्रति। हो सकता है जिन कानूनों को उन्होंने बनाया, उनको लागू करने के प्रति उनकी इतनी निष्ठा नहीं थी, मैं ये सारी बातें मान सकती हूँ। लेकिन ये कानून बने, इन कानूनों को बनाया गया,
लड़ करके बनाया गया, झगड़ करके बनाया गया, लेकिन बनाया गया। मतलब महिलाओं को कुछ हथियार मिले जिनको लेकर के वो न्याय की लड़ाई को लड़ सकते थे। ये मनरेगा का कानून भी 2014 से पहले बना। ये पीडीएस वगैरह भी उसको कमजोर किया गया, लेकिन उसके लिए बराबर लड़ाई उसको ताकतवर बनाने के लिए 2014 से पहले होती थी, और काफी हम लोगों को उपलब्धियां भी मिली। ये सारी बातें अगर हम देखें तो इस सरकार के पहले थी, लेकिन इस सरकार बनने के बाद एक नए तरीके की सरकार आज हमारे देश में है। ये ऐसी सरकार है जो, मेरा मानना है और उनका खुद का मानना है, कभी भी इन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया है, कभी भी इन्होंने संविधान की तारीफ नहीं की। अब कहते हैं क्योंकि संविधान पर शपथ, हाथ रख के शपथ लेनी पड़ती है, वरना ये मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन इनकी जो विचारधारा है और इनके जो इनको जो कंट्रोल करने वाली ताकत है आरएसएस की, उसने कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया, हमेशा मनुस्मृति की ही वाहवाही की और कहा कि हमारी कानून व्यवस्था उस पर आधारित होनी चाहिए। अब मनुस्मृति की बाकी चीजों पर, उनके और पहलुओं पर मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन महिलाओं के बारे में मनुवादी सोच कैसा है, और अगर कोई सरकार मनोवादी सोच से ग्रसित है तो फिर निश्चित रूप से रतनलाल जी, वो सरकार वही करेगी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो आज वो कर रही है कि वो महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले, महिलाओं के ऊपर हमला करने वालों के साथ खड़ी है बहुत ही बेशर्म तरीके से हमको बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो उनका फलसफा है, ये उनका दर्शन है। उसके कितने उदाहरण हैं जो पहले हमने 1965-66 में देखा था, जब कीड़वेन मनी का केस हुआ था। तब बेशर्मी के साथ न्यायपालिका ने कहा कि इन दलितों के ऊपर ये सवर्ण लोग तो इतना अत्याचार कर ही नहीं सकते हैं, आपको ध्यान होगा। लेकिन उस समय भी फिर लड़ी गई और सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़े वगैरह वगैरह। लेकिन तब से लेकर एक भवरी देवी का केस हुआ, जिसमें न्यायपालिका में बैठे लोगों ने कहा कि एक दलित महिला को जब ये सवर्ण छू नहीं सकते हैं तो उन्होंने कैसे माना जा सकता है कि उन्होंने इसके साथ बलात्कार, ये कहा उन्होंने, बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, पूरी की पूरी सरकार की ताकत बलात्कारियों के साथ नंगे रूप में खड़ी नहीं हुई, भले ही पर्दे के पीछे उन्होंने मदद की हो या कुछ भी किया हो। आज तो बिल्कुल दूसरी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। हम अगर सेंगर के केस से देखें तो आपको सब मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद ही सेंगर पर एफआईआर हुई और लड़की उसका नाम दर्ज हुआ और उसको फिर दिल्ली ट्रांसफर करके फिर उसको सजा दी गई। ये उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। फिर स्वामी चिन्मयानंद वाले मामले में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी उनको बचाने के लिए, और मतलब वो कुछ हद तक सफल भी हुए क्योंकि लड़की पक्ष को समझौता करना पड़ा। लेकिन जो इससे भी बड़ी बात है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो है हाथरस का केस। हाथरस के केस में जब एक बाल्मीक लड़की के साथ 4 ठाकुर नौजवानों ने रेप किया और उसके बाद वो मर भी गई, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें रेप की संभावना को दर्शाया गया है और सारी बातें हैं। लेकिन उस समय हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि रेप हुआ ही नहीं, ये झूठ बोल रही है। जब वो खत्म हो गई तब उसकी लाश को प्रशासन ने परिवार वालों से छीन करके पेट्रोल डाल करके उस पर आग लगा दी, और उसके बाद वो मुकदमा बहुत धीमी गति से चला। और अब जब फैसला आ गया तो फैसला भी क्यों नहीं लोग इस पर चर्चा करें, क्या है ये फैसला? इस फैसले में जज साहब कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि बलात्कार हुआ। अरे भाई, आप कौन है मानने या न मानने वाले? आप तथ्यों के आधार पर मानेंगे कि अपनी मानसिकता के आधार पर मानेंगे? और यूपी गवर्नमेंट उसको चैलेंज नहीं कर रही है, उसके खिलाफ अपील में नहीं जा रही है। एक डाइंग डिक्लेरेशन है, एक मेडिकल रिपोर्ट है, और एक जज साहब कह रहे हैं मैं नहीं मानता कि बलात्कार हुआ, और 3 लोगों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए वो लोग कहाँ रहते हैं? एक आरोपी जो है उसकी छत और लड़की की परिवार की छत मिली हुई है। उस गांव में केवल इस लड़की का ही परिवार वाल्मीकि परिवार है, वो कैद में है।
उनको सजा हुई है, जो आरोपी है उनको सजा नहीं हुई है, ये वहां की हकीकत है। लेकिन कितना कम इस पर बोला जा रहा है, और सरकार पूरी तरह से उन लोगों के साथ है। और जो भी कहा गया था कि मुआवजा दिया जाएगा, उनको जो दूसरी जगह घर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इतनी शर्मनाक बात है। जी फिर हम आते हैं बिल्किस बानो वाले केस में, कि जी बलात्कारियों को जो सजा याफ्ता है, जिनका दोष प्रमाणित हो चुका है, उनको छोड़ दिया जाता है, और उनसे उनके बारे में कहा जाता है ये संस्कारी ब्राह्मण है, संस्कारी ब्राह्मण है, यहाँ तक कहा जाता है। फिर हम आप आइए, जो अभी ये हरियाणा में जो खेल मंत्री हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उन्हीं के हरियाणा में चंडीगढ़ में, कि यौन उत्पीड़न का एफआईआर है, लेकिन उनको मंत्रिमंडल तक से नहीं हटाया गया। और अभी तो ये पहलवानों वाला मामला है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब में जो मनुस्मृति में जो नियम कानून है, उनका लागू किया जाना दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बहुत स्पष्ट है। अगर कोई ऊंची जात का पुरुष एक तथाकथित नीच जात की महिला के साथ अपराध करता है, हिंसा करता है, रेप करता है, तो उसकी सजा बहुत मामूली सजा मानी जाती है, वो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इसका उलट हो, तो वो बहुत बड़ा जुर्म है, और उसके लिए तो फिर मौत की सजा ही है। तो इन सारे केसेस में आप देख सकते हैं कि जो मनुवादी सोच है, वो पूरी तरह से दिखाई देती है। और अब तो मैं कहूंगी, हमको, आपको, सबको, इस देश में जो भी लोग बचे हैं, जो सोच समझ रहे हैं, उनको बहुत डरना चाहिए। क्योंकि आज या कल अयोध्या से एक बहुत ही खतरनाक बयान आया है। जो वहां के साधु संत और धर्म गुरु हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो पॉक्सो एक्ट है, यानी जो नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचार को बहुत सख्ती से दंडित करता है, वो जो कानून है, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, या उसको निष्प्रभावी बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके चलते लोगों के ऊपर बहुत गलत आरोप लग रहे हैं, लोगों को बहुत मतलब परेशान किया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए किया जा रहा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर यही बात, और ये मैं आपके सुनने वालों को कहना चाहती हूँ, अगर यही बात 10 साल पहले होती, 15 साल पहले होती, तो इस देश के लोग कहते, अरे इनकी सुनता कौन है, अरे ये तो सब पता नहीं कौन बाबा लोग हैं, तो बस ऐसे ही हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पक्का करते हैं। लेकिन आज आज इनकी अहमियत है, आज इनकी भूमिका हमारे समाज के अंदर बदल गई है। तो मैं जी बस यही कहना चाहती हूँ इसमें, कि ये बात बताता है कि कितना हमारा मुल्क बदल गया है, कि 15 साल पहले जिस बयान को कोई भी गंभीरता पूर्वक नहीं लेता, सोचता है पता नहीं ये कौन लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, आज जब ये तथाकथित साधु संतों का इस तरह का बयान आता है, तो बहुत गंभीरता पूर्वक उसको लिया जा रहा है, क्योंकि जी ये इस सरकार के मार्गदर्शक हैं। ये हिंदू राष्ट्र के जो के सिंगौल और निर्माता बने हुए। मंत्रोच्चारण, जी मंत्रोच्चारण जी जी। देवता साधुओं का तो आशीर्वाद, ये सब प्रतीक हैं। तो ऐसी हालत में फिर महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा, महिलाओं की न्याय की लड़ाई का क्या होगा, इस पर निश्चित रूप से हर महिला को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और बोलना चाहिए, और इस सरकार की नीतियों का जी विरोध करना चाहिए। जी। चलिए, मोदी सरकार कह रही है कि शौचालय बनवा दिया, 5 किलो अनाज दे दिया, लेकिन ऐसा है बावजूद ना, उसके जो अगर जी आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, जहां भी बलात्कार होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो लड़की या वो महिला कहती है, मैं शौच के लिए घर से बाहर गई थी और मुझे हम्म। लोगों ने दबोच लिया। अगर उनके घर में मोदी जी ने शौचालय वास्तव में बनाया है, तो उनको शौच के लिए गांव के अपने घर के बाहर खेत में क्यों जाना पड़ता है? जी असली बात तो ये है, जी। ये प्रमाण है कि वो बने नहीं है। चलिए, लेकिन दिलचस्प ये है कि इन 10 वर्षों में महिला आरक्षण बिल जो है, उस पे कोई वो तो चर्चा बिल्कुल ही नहीं। ठंडे बस्ते में चला गया है, वो ठंडे बस्ते में चला गया है बिल्कुल। जी और जी। वो आना शुक्रिया। चाहिए, उसकी उसकी लड़ाई फिर से शुरू होनी चाहिए, निश्चित रूप से। जी इसमें हम लोग भी शुक्रिया। कोताही चलिए, कर आपके रहे हैं। आपके इस मुहिम में अम्बेडकरनामा आपके साथ है, ये लड़ाई फिर से शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल लड़ना सुभाषियां चाहिए, लिखिए, ये लड़ाई बेबाक शुरू बोलती होनी हैं। चाहिए। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। शुक्रिया मैम। धन्यवाद।